दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम के आधार पर, नेट जेआरएफ के सिलेबस के आधार पर कुछ खास टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। यानी एक पूरी सीरीज है जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, जिसके अंतर्गत आपकी परीक्षा के लिहाज से किसी खास टॉपिक से या आपके पाठ्यक्रम के किसी खास टॉपिक के आधार पर किस तरीके से प्रश्न फ्रेम किए जा सकते हैं, इस पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। लेकिन प्रश्न से ज्यादा हम चर्चा करते हैं उस पूरे टॉपिक के बारे में कि वह पूरा टॉपिक है क्या, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण कौन कौन से तथ्य हैं जो हमें जानने जरूरी हैं, इस पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। आज की वीडियो में हम एक खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है महासागरीय उच्चावच, कॉन्टिनेंटल रिलीफ। कॉन्टिनेंटल रिलीफ्स, कौन कौन से रिलीफ्स होते हैं महासागर में? जब हमने हमारी इकाई 1 की खास सेगमेंट पर चर्चा की थी तो हमने पृथ्वी के स्थल खंड में बनने वाले उच्चावचों पर चर्चा की थी। विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान, बहुत सारी खाइयों, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। और चर्चा करने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे पृथ्वी के स्थलखंड में भू संचरण के समृद्ध प्रभाव या बहिर्जात या अंतर्जात बलों के माध्यम से उच्चावचों का निर्माण होता है, भू आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक वैसे ही भू संचलन के सम्मिलित प्रभाव से या बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों के प्रभाव से महासागर में भी उच्चावचों का निर्माण होता है। यानी जब हम बात करते हैं बहिर्जनित, तो ध्यान रखिए जो अपर्दन की क्रियाएं होती हैं, जो निक्षेपण की क्रियाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं बहिर्जनित कारणों का मुख्य स्रोत है। ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं आंतरिक, तो जो भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हैं, इन सभी के सम्मिलित प्रभाव को ही कहा जाता है भू संचलन की सम्मिलित प्रभाव। तो भू संचलन के जो सम्मिलित प्रभाव से इफेक्ट पैदा होते हैं वे होते हैं उच्चावच। यानी इनके सम्मिलित प्रभाव से उच्चावचों का निर्माण होता है, कुछ आकृतियों का निर्माण होता है। स्थल खंडों की आकृतियों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं महासागर में बनने वाले उच्चावचों के बारे में, यानी इनके सम्मिलित प्रभाव से महासागर में कैसी आकृतियों का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कि आखिर महासागर में किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखें, हम जब बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की बात करते हैं तो इसमें यही चीजें शामिल हो जाती हैं। भूकंप की बात कर लेते हैं, ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं, सुनामी की बात करते हैं, हम बात करते हैं अपर्दन की, निक्षेपण की, अपक्षय की। तो इन सभी के माध्यम से कुछ ना कुछ क्रियाएं घटित होती हैं, स्थल खंडों में भी घटित होती हैं और ठीक ऐसे महासागर में भी घटित होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इनकी वजह से महासागर में कैसे उच्चावचों का निर्माण होता है या महासागर में किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले बात करें महासागरीय उच्चावचों की, तो इन्हें कहा जाता है कॉन्टिनेंटल रिलीफ। कॉन्टिनेंटल रिलीफ के अंतर्गत कई प्रकार शामिल हैं, जैसे महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, हम महासागरीय कटक के बारे में चर्चा करते हैं, गहरे समुद्री मैदान के बारे में चर्चा करते हैं, महासागरीय गर्त के बारे में चर्चा करते हैं। यानी ये सभी क्या है, महासागर में बनने वाले उच्चावच हैं या महासागर में बनने वाली क्या है, आकृतियां हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इनका निर्माण कैसे होता है और ये आकृतियां कैसी दिखती हैं। ठीक है। तो यदि हम बात करें महासागर के बारे में, मान लीजिए कि यह एक महासागरीय भाग है। इस पूरे महासागरीय भाग में महासागर के किनारे से लेकर, यानी महासागर के किनारे से लेकर महासागर के नितल तक जिन आकृतियों का निर्माण होता है उन्हें ही कहा जाता है महासागरीय उच्चावच। ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, महासागरीय उच्चावच। आइए देखते हैं कि इनका निर्माण किस तरीके से होता है और इन्हें किस अलग अलग रूपों के, विभिन्न आकृतियों के तौर पर हम इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी अलग अलग आकृतियां हैं। तो ध्यान रखें महासागर के किनारे से, क्योंकि महासागर का किनारा किससे टच होता है, महाद्वीप से, है ना। तो यह कौन सा हिस्सा है, यह महाद्वीप वाला हिस्सा है यह, और ठीक इससे सटा हुआ है क्या, महासागर। ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहां पर, चूंकि हम जानते हैं जब हम नदियों के किनारे जाते हैं या महासागर के किनारे जाते हैं तो नदी का कुछ जल इस तरफ तक होता है, तट के पास तक होता है ना।
तो उसे ही क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न यानी इससे सम्मिलित या इससे भरा हुआ, तो यह तट क्या है, इससे भरा हुआ है, इसलिए क्या कहा जाता है। और यह तट किसका हिस्सा है, महाद्वीप का हिस्सा है, तो इसलिए इसे कहा जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, फिर देखिए आप देख पा रहे होंगे ये एक स्लोप की आकृति है ना, क्यों, एक ढाल की आकृति है या ढलान की आकृति है। और अब चूंकि यहां तो जल भरा हुआ है, इस हिस्से में जल भरा हुआ है, क्योंकि यह हिस्सा कौन सा है, यह महासागर का हिस्सा है। तो अब इसके अंदर जल भरा हुआ है, तो जल के अंदर भरा हुआ वह हिस्सा जहां पर देखिए आपको स्लोप दिखाई दे रही है ना, ढलान दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। क्या कहते हैं इसे, महाद्वीपीय ढाल। एक बात ध्यान रखिएगा, चूंकि यह हिस्सा किससे सटा हुआ है, अभी महाद्वीप से सटा हुआ है, इसलिए इनकी आकृतियों का किस तरीके से नामकरण किया गया है, महाद्वीप शब्द के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। इसलिए नामकरण में क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट और क्या शामिल है, महाद्वीपीय ढाल। ध्यान रखें, जब हम महासागरीय उच्चावचों के बारे में पढ़ते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि यह महासागरीय क्यों लिखा गया है, तो क्योंकि इन आकृतियों का निर्माण अभी भी किससे सम्मिलित है, किससे जुड़ा हुआ है, महासागर से जुड़ा हुआ है, ये महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। यदि महाद्वीप का यह हिस्सा यहाँ पर ना हो तो यहाँ पर महासागरीय मग्न तट, माफ कीजिएगा, महासागर का जल नहीं आ पाएगा, है ना, चूंकि महाद्वीप का हिस्सा है लेकिन जल कहाँ का है, महासागर का। तो आकृति किससे जुड़ी हुई है, यह अभी भी महाद्वीप से जुड़ी हुई है, लेकिन यह किसके द्वारा निर्मित है, जल के द्वारा निर्मित है यह आकृति, इसलिए इसे महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। यह शामिल है महासागरीय उच्चावचों में। ठीक है, ऐसे ही ढलान कहाँ बन रही है, ध्यान रखें, किसी स्थल खंड के स्लोप के माध्यम से, लेकिन कहां पर, महासागर के भीतर, इसलिए ये है तो महासागरीय उच्चावच, लेकिन इसका नामकरण में नाम क्या है, महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, इसलिए इसके नाम में लिखा हुआ है महाद्वीपीय ढाल, या जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, ध्यान रखें, महाद्वीपीय मग्न तट की जब बात करते हैं तो यह है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक, तो हमने दो आकृतियों के बारे में देखा। आप देख पा रहे होंगे जो महासागर के सबसे बड़े हिस्से में विस्तृत क्षेत्र है, यह है गहरे समुद्र मैदान, गहरे समुद्री मैदान। और सर्वाधिक या सबसे बड़ा भाग इसी का होता है किसी भी महासागर में। ठीक है, और जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आपने देखा होगा कि समुद्र में कुछ उठे हुए उभरे हुए हिस्से भी होते हैं। तो जो समुद्र का यह जो उभरा हुआ हिस्सा है इसे कहा जाता है कटक। ठीक है, तो समुद्र के भीतर जो यह उभरा हुआ हिस्सा है इसे ही क्या कहा जाता है, महासागरीय कटक। ठीक है, या आपको ये कहीं कहीं रिज के नाम से मिलेगा, रिज। ठीक, कटक। अब महासागर में एक हिस्सा है जो बहुत गहराई तक नीचे अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसे कहा जाता है महासागरीय गर्त। ध्यान रखें, ठीक है, महासागरीय गर्त। इसके अलावा हमने महासागरों में देखा होगा द्वीपों का निर्माण होता है, किस माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से कई द्वीपों का निर्माण हुआ है, जिन्हें ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जानते हैं, ज्वालामुखी द्वीप। और हम इसके बारे में अमूमन समझते ही हैं कि ये क्या होते हैं। मुख्यतः जो चीजें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है वह है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान, महाद्वीपीय कटक या और महाद्वीपीय गर्त। ठीक है, अब बात करते हैं महासागरीय, सबसे पहले माफ कीजिएगा, महाद्वीपीय
मग्न तट के बारे में, इसके बारे में कुछ खास फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आखिर महाद्वीपीय मग्न तट क्या है। तो देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए, महाद्वीप का वह हिस्सा जो जल से क्या है, मग्न है, तो इसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जल है, जो जल यहाँ भरा हुआ है, इस जल की जो औसत गहराई है वह लगभग, इसके जो औसत गहराई है वह लगभग 100 फैदम यहां पर मानी जाती है, 100 फैदम तक, ठीक है। और यहां पर जो एक कोण बना हुआ है, क्योंकि महाद्वीप के भीतर है, ये महाद्वीप से फिर ऐसे ढाल बनती है, तो यहां पर जो कोण है वह 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होना चाहिए, इसके भीतर ही हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तभी इस हिस्से को क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कैसे यहां पर महाद्वीपीय मग्न तट बन गया। तो ये उत्पत्ति होती है या तो जो ये महासागरीय जल है इसमें वृद्धि हो गई हो, तो ये जल भर के ऊपर की तरफ आ गया हो, ठीक है। यानी इसका कारण क्या हो सकता है, या तो जो यह जल है, इस जल का क्या हो गया है, जल स्तर बढ़ गया है, या जो यह महाद्वीपीय वाला हिस्सा है, यानी इस महाद्वीपीय वाले क्षेत्र में या इस हिस्से में क्या हो गया हो, अवतलन हो गया हो, यह हिस्सा नीचे की ओर झुक गया हो, ठीक है। तो या तो महाद्वीपीय हिस्से का अवतलन हो गया हो, या फिर जो समुद्री जल स्तर है इसमें जल में वृद्धि हो गई हो, जल स्तर में वृद्धि हो गई हो, ठीक है। तो ये कारण है जिसकी वजह से जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो हमने बात की हमारे पहली आकृति के बारे में, ठीक। अब बात करते हैं महाद्वीपीय ढाल के बारे में कि आखिर महाद्वीपीय ढाल का निर्माण कैसे होता है और महाद्वीपीय जो ढाल है इसकी खास विशेषताएं क्या है, यानी इसके लिए क्या डेफिनेशन निर्धारित की गई है, क्या परिभाषाएं निर्धारित की गई हैं। तो जब महाद्वीपीय ढाल की बात की जाती है या कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय मग्न तट हमने बात की ना, यह है महाद्वीपीय मग्न तट और गहरे समुद्री मैदान के बीच जो पाई जाती है वह है महाद्वीपीय ढाल। अब इस ढाल की औसत जो हम बात करते हैं गहराई के बारे में और हम बात करते हैं इसके कोण के बारे में, है ना, क्योंकि इसका एक औसत कोण होना चाहिए। तो इस स्लोप के औसत कोण के बारे में कहा जाता है कि इसका औसत कोण 4 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 4 डिग्री, ठीक है। और महासागरों की गहराई के माध्यम से यदि देखा जाए, क्योंकि यह भी तो अंदर की ओर गहराई की ओर प्रवेश करती जा रही है, यानी महासागरों में अंदर गहरी यह होती जा रही है, यानी महासागरों की गहराई में वृद्धि प्रारंभ करती है। यह महासागरों की गहराई में क्या करती है, वृद्धि प्रारंभ करती है, और यही क्या है, महाद्वीपीय ढाल होती है। औसत कोण इसका 4 डिग्री होना चाहिए और इसकी जल की जो गहराई है, जिसे हम गहराई की बात कर रहे हैं ना, यह यानी जल की गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तक होनी चाहिए। कितनी, 200 मीटर से 2000 मीटर, ठीक है। यह हमने बात कर ली महाद्वीपीय ढाल के बारे में। अब बात करते हैं गहरे समुद्री मैदान के बारे में कि आखिर गहरे समुद्री मैदान के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखा, आपने देखा यह समुद्र का सबसे विस्तृत क्षेत्र है ना, ये काफी हिस्से को कवर कर रहा है। अब यदि मान लीजिए तथ्यात्मक प्रश्न पूछा जाता है गहरे समुद्री मैदान के बारे में कि यह महासागरीय का या महासागरीय हिस्से में या महासागरीय क्षेत्रफल का, क्योंकि ये महासागर का क्षेत्रफल है पूरा, है ना, तो इस पूरे महासागरीय क्षेत्रफल का यह कितना हिस्सा कवर करता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे महासागरीय क्षेत्रफल का यह लगभग 75.9% हिस्सा कवर करता है, ठीक है। इसे हम अगले पेज में लिख लेते हैं, क्या है, गहरे समुद्री मैदान। तो ध्यान रखें, यह क्या है, सबसे पहली बात आप ध्यान रखें कि गहरे समुद्री मैदान क्या है। तो आपने अभी देखा कि गहरे समुद्री मैदान के बारे में ध्यान रखें कि महासागरीय जो नितल है
यह इसका सबसे विस्तृत क्षेत्र है, सबसे विस्तृत हिस्सा है, ठीक है, और सबसे विस्तृत हिस्सा है। यह महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत हिस्सा है और यह क्या करता है, यह महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 75.9% हिस्सा क्या करता है, कवर करता है पूरे क्षेत्रफल का। तो ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड ही कुछ खास क्या है, फैक्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में एक और खास बात ध्यान रखें, जब हम इस महासागरीय माफ कीजिएगा, जब हम गहरे समुद्री मैदान की ओर देखते हैं तो ध्यान रखें कि गहरे समुद्री मैदान की जब हम बात करेंगे तो यह वही क्षेत्र है जहां पर इस पूरे सागर की या महासागर की जो स्थलाकृतियां हैं, वे छोटी छोटी स्थलाकृतियां वे यहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो स्थलाकृतियां जो है वे कहां पर बनती है, सागरीय महासागरीय मैदान में बनती हैं, ठीक है। और ध्यान रखें कि इस वाले क्षेत्र में अमूमन, या जब हम बात करते हैं गहरे समुद्री मैदान वाले क्षेत्र की, तो इस वाले क्षेत्र में जो ज्वालामुखी से उत्पन्न जो भी आप मान सकते हैं ज्वालामुखी से निकला हुआ जो जमाव वाला क्षेत्र, जमाव वाली वस्तु होती है, उसका यहीं पर जमाव होता है। कहां पर, गहरे समुद्री मैदान में। तो इसके लिए एक शब्द आप स्पेसिफिक अवसाद ले सकते हैं, है ना। तो जो ज्वालामुखी अवसाद हैं उनका जमाव कहां पर होता है, गहरे समुद्री मैदान में होता है, ठीक। तो हमने चर्चा कर ली किसके बारे में, हमने चर्चा कर ली विभिन्न स्थलाकृतियों में, हमने चर्चा कर ली महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में, महाद्वीपीय ढाल के बारे में, गहरे समुद्री मैदान के बारे में। अब बात करते हैं कटक के बारे में, क्या आखिर ओशनिक रिड्ज या महासागरीय कटक क्या है। तो महासागरीय कटक के बारे में छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, क्या है, एक तो स्पेसिफिक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं इनके बारे में तो हमारे पास जो हमने जिस स्लोप की बात की, स्लोप के बाद हमने बात की इनकी औसत गहराई के संदर्भ में, तो इन्हीं औसत गहराई और स्लोप के संदर्भ में ही कटक के बारे में भी बात की जाती है। यानी मान लीजिए जब हम महासागर, चूंकि ये भी कहां पर बनने वाली आकृति है, यह भी महासागरीय नितल पर बनने वाली आकृति है, तो महासागरीय नितल में ध्यान रखें कुछ 100 किलोमीटर से लेकर कुछ 1000 किलोमीटर तक यह जो उभार पाया जाता है, उठी हुई आकृति पाई जाती है, यही क्या कहलाती है, महासागरीय कटक कहलाती है। तो इसके लिए आप जो गहराई की बात करते हैं, क्योंकि यह उठा हुआ हिस्सा है महासागर वाले हिस्से में, तो आप इसे उभार के रूप में लीजिएगा, यानी कुछ 100 किलोमीटर चौड़ी और कुछ सैकड़ों या हजारों किलोमीटर तक जो लंबी, कुछ 100 किलोमीटर चौड़ी और सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबी, ये क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, उभरी हुई या उठी हुई क्या है, पूरी यह पर्वत श्रृंखला है। 100 किलोमीटर तक चौड़ी, हजारों या लाखों किलोमीटर तक यह लंबी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, कहां पर, महासागर के भीतर। इसे ही कहा जाता है क्या, महासागरीय कटक। महासागरीय कटक के रूप में जो सबसे फेमस एग्जांपल है वह अटलांटिक महासागर का कटक है ना। तो क्योंकि अटलांटिक महासागर का कटक बहुत फेमस है और आपने इसके बारे में कई बार सुना भी होगा। अब यहाँ पर सवाल यह बनता है कि आखिर महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होता है। तो महासागरीय कटकों का निर्माण या महासागरीय कटक का निर्माण होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हमने पढ़ा होगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हमने पढ़ा होगा क्या, कि प्लेट जो होती है या तो टकराती है, अभिसरित होती है, तो आकृतियों का निर्माण होता है, या प्लेट जब एक दूसरे से दूर होती है इनका अपसरण होता है ना, तब भी महासागरीय या कहें स्थलखंडों में आकृतियों का निर्माण होता है। तो कटक का निर्माण किस पद्धति से हुआ है, तो ध्यान रखिए, जो अभिसरण, माफ कीजिए, जो अपसरण वाली प्रक्रिया है, जिसमें जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर हटती हैं, अपसरण होता है, डाइवर्जेंस होता है ना, क्योंकि प्लेट डाइवर्ट हो रही है। तो जब डाइवर्जेंस होता है तो उसके माध्यम से कटक का निर्माण होता है, महासागरीय
कटकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 100 किलोमीटर तक चौड़ी और हजारों से लाखों किलोमीटर तक लंबी महासागर के भीतर पर्वत श्रृंखलाओं को महासागरीय कटक के तौर पर देखा जाता है। तो हमने बात कर ली किसके बारे में, महासागरीय कटक के बारे में, और यह भी बात की कि आखिर इनका निर्माण कैसे होता है। तो हमने चर्चा कर ली कि प्लेट की अभिसरण क्रिया के माध्यम से इनका निर्माण होता है। अब महत्वपूर्ण बात है क्या, महासागरीय गर्त, ओशनिक, हमने चर्चा की किसके बारे में अभी, ओशनिक रिड्ज के बारे में। अब बात करते हैं ओशनिक डीप्स के बारे में या महासागरीय गर्त के बारे में। आप इसे लिख सकते हैं ओशनिक डीप्स। ठीक, अब ओशनिक डीप्स क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि महासागर का यह गहराई में सबसे गहराई की ओर नीचे जो हिस्सा है ये है ओशनिक डीप्स, यही है महासागरीय गर्त। ठीक है, तो महासागरीय नितल पर जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी विभिन्न क्रियाएं होती हैं, तो इन विभिन्न क्रियाओं, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जो महासागर के भीतर सबसे नीचा या सबसे गहरा, ध्यान रखिए सर्वाधिक गहरा जो हिस्सा होता है वही महासागरीय गर्त कहलाता है, वही ओशनिक डीप्स कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी दो चीजें प्रचलित हैं, यानी जब हम बात करते हैं महासागरीय डीप्स, माफ कीजिएगा, महासागरीय गर्त के बारे में, ठीक है, ओशनिक डीप्स के बारे में। तो ओशनिक डीप्स दो प्रकार की होती हैं, यानी इनके नामकरण के आधार पर इन्हें दो तरीकों से जाना जाएगा, महासागरीय खाई और महासागरीय द्रोणी। तो महासागरीय खाई और महासागरीय द्रोणी। अब इनका नाम महासागरीय खाई और महासागरीय द्रोणी क्यों पड़ा, तो ध्यान रखिएगा ये पड़ा इनकी गहराई के आधार पर, यानी जो गर्त हैं, यदि वे गर्त कैसे हैं, लंबे हैं और गहरे हैं, यानी ये लंबे हैं प्लस गहरे हैं, तो इन्हें कहा जाएगा क्या, महासागरीय खाई। लेकिन जब यही गर्त अत्यधिक लंबे और सबसे महत्वपूर्ण कि अत्यधिक गहरे हों, कैसे हो, अत्यधिक गहरे हों, तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें महासागरीय द्रोणी कहा जाता है। आपके लिए इसलिए लिखकर ये दे दिया जाता है कि आप हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो गर्त लंबे एवं गहरे होते हैं उन्हें हम महासागरीय खाई कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम ओशनिक ट्रेंच के नाम से जानते हैं, और ओशनिक ट्रेंच या महासागरीय खाई पढ़ाने के लेवल पर कई बार चर्चा में आएगा, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, यानी लंबे और गहरे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ओशनिक ट्रेंच कहेंगे। और जब हम बात करते हैं ओशनिक महासागरीय द्रोणी के बारे में तो उसे ओशनिक ट्रॉट कहा जाता है। और इसके बारे में ध्यान रखें कि ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं, सकरे होते हैं और थोड़ा अत्यधिक गहरे होते हैं। और खास बात किसमें एक चापाकार आकृति होती है, चापाकार इनकी आकृति होती है। चापाकार यानी हमने पढ़ा होगा क्या, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा होगा कि आप इस तरीके से एक चाप काटिए, तो चापाकार आकृति इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, महासागरीय गर्त के बारे में। तो जो भी महासागर के प्रमुख उच्चावच थे उन्हें हमने देख लिया, और इनके बारे में आगे चर्चा होगी। जब भी ये चर्चा में आएंगे तो आपको आसान होगा इन्हें समझना, इन्हें जानना। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। आपके लिए खास बात यह है कि यदि आप इंग्लिश में वीडियोस देखना चाहते हैं या आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, तो दृष्टि का जो टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप इंग्लिश वाली वीडियोस को इंग्लिश लिखकर सर्च कर सकते हैं, और या तो आप इसी की प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।